जिन मसाइल का हम आज शिकार हैं, बिजली, पानी, महंगाई, सेहत, तालीम, वही ममालिक जिनको पाकिस्तान के साथ इन मसाइल का सामना था वो इन पे काबू पा के बहुत आगे निकल गए हैं। लेबर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी आपको उस तरह का मजदूर नहीं मिलेगा जैसा पाकिस्तानी मजदूर आपको मिलेगा जो लो लेवल के काम करते हुए। हिंदुस्तानी जितने भी होंगे वो स्किल्ड होंगे, वो स्किल्ड वर्कर हैं, इसलिए पूरी दुनिया की मार्केट में वो छाए हुए हैं। इससे मुल्क को भी फायदा होता है, फॉरेन रिजर्व मिलता है और दीगर जो मसाइल हैं। इसी तरह बिजली, आज भी हम तरक्की के लिए बिजली के मरहूने मिन्नत हैं। जब कोई भी मसला हो जाता है, गर्मियां हों या सर्दियां हों, वो बहाना करके बिजली बंद कर देते हैं और इन मसाइल से आज भी हम नबरदाज़ हैं। आज का जो मसला नंबर 1 पे चल रहा है वो है महंगाई का। महंगाई इतनी हो गई है कि वो लोग जो जिनकी तनख्वाह 1 लाख के आसपास थी, वो लोग अब चीखें मारना शुरू हो गए हैं कि वो कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं होता, अखराजात ज्यादा हो गए हैं। महंगाई के बढ़ने में कसूरवार कौन है, ये तो यहाँ के हालात देख के पता किया जा सकता है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वो जब महंगाई करते थे तो उस पे शोर वावेला और मुबारकें देते थे नून लीग वाले। जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त पीटीआई वाले कहते थे कि मुबारक हो, पेट्रोल इतने का हो गया, मुबारक हो, ये तबाही आ गई, मुबारक हो, और साथ मुबारक कह के वो कहते थे। इस तरह इस ज़हनी सतह का अंदाजा कर लें। जब पीटीआई वाले हुक्मरान बने तो उन्होंने यही महंगाई करना शुरू की, तो नून लीग वाले जो थे वो मुबारकें दे रहे थे पीटीआई वालों को, मुबारक हो पीटीआई वालों, पेट्रोल इतने का हो गया, मुबारक हो, चीनी इतने की होगी, मुबारक हो, आटा इतने का हो गया, मुबारक हो, घी इतने का हो गया। फिर अब जब दोबारा से वो वक्त का पहिया घूमा, नून लीग हुकूमत में है और पीटीआई अपोजिशन में है, तो पीटीआई वाले भी इस खौफनाक और कमर तोड़ महंगाई पे मुबारकें ही दे रहे हैं। इसके अलावा कोई वो उस तरह का एहतजाज कर रहे हैं जिसका कोई असर भी हो तो वो काम करने को वो तैयार नहीं है। फिर ये जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, इनसे बहुत सारे जो हमारे शक व शुबहात थे, मिथ थे हम अपने मुल्क के बारे में कि इसमें ये चीज़ इस तरह से है, वो चीज़ इस तरह से है, वो भी दूर हो गए कि यकसर उसका उलट जो है वो मामलात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए हैं और इन 75 सालों में हमने जो पढ़ा लिखा अखबारात में, किताबों में कि 30 साल यहाँ, 35 साल जमहूरियत रही और 35 साल ही यहाँ मार्शल लॉ रहा। लेकिन इस मुल्क में हमेशा से मार्शल लॉ ही रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, फौज या जो भी ताकतवर अदारे हैं, ये खुद एक सियासी पार्टी है, ये एक ताकतवर पार्टी है जो दूसरी किसी पार्टी को साथ मिला के हुकूमत बनाते हैं और जब तक मामलात चलते हैं उनके साथ चलते रहते हैं। जब मामलात खराब होते हैं तो उस पार्टी को धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी दूसरी पार्टी से वो इत्तेहाद कर लेते हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी थी, पीटीआई थी या फिर नून थी। दूसरा मिथ, जो दूसरा शक था, वो ये था कि फलां पार्टी जो है वो बहुत ज़हीन है, बहुत लायक हैं, जबकि दूसरे नलायक हैं, वो इकोनॉमी नहीं चला सकते। तो इस हमाम में भी वो सारे नंगे हैं, कोई लायक या नलायक नहीं है, सारे एक ही जैसे हैं। सबका एक ही फार्मूला है इस मुल्क को चलाने का कि गरीब की जेब से पैसा निकालो और कर्ज लो और मुल्क चलाओ। वो कर्ज जो लेते हैं बाहर से डॉलर्स की शक्ल में, तो वो कर्ज भी एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जो पेट्रोल अपनी ज़रूरत के लिए खरीदता है, बिजली जलाता है और जो दीगर ज़रूरत की अशिया खरीदता है, वो उस टैक्स से मुल्क का कर्ज भी अदा किया जाता है। बड़े बड़े जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें, उनकी अयाशियाँ, उनकी गाड़ियाँ, उनके एसी बंगले और ये सारा कुछ उस गरीब के टैक्स से अदा किया जाता है। जब उस गरीब को पता चल गया सब्ज रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी उसके पैसों से आई है, उसके टैक्सों से आई है, तो फिर इस मुल्क में इनकलाब आएगा। लेकिन हुकूमत और जो ताकतवर अदारे हैं वो भी गरीब को ही आजमा रहे हैं। वो अब मुल्क इस नहज तक पहुंचा कैसे?
भला हो शब्बर जैदी का एक प्रोग्राम में वो फरमा रहे थे कि मुल्क में डॉलर नहीं आ रहे। इससे कबल मुल्क में डॉलर आते थे, चाहे वो ज़ियाउल हक का अफगान जहाद हो, मुशर्रफ की वार ऑन टेरर हो, तो उस सूरत में वो डॉलर्स मुल्क में आ रहे थे। वो ऐसे डॉलर्स थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था, उसका कोई ऑडिट नहीं था। वो डायरेक्ट हमारे हुक्मरानों के पास आते थे, उनकी मर्जी थी कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें या अपनी जेबों में डालें। तो वो डॉलर आना अब बंद हो गए हैं, क्योंकि अफगान जहाद भी नहीं है, वार ऑन टेरर भी नहीं है, और जिसके लिए अमेरिका को हमारी ज़रूरत हो और वो हमें डॉलर दे, तो कुछ डॉलर वो इकोनॉमी को थोड़ा सा सेटल करने के लिए लगाए जाते थे और बाकी डॉलर्स वो अपनी अयाशियों पे वो कर देते थे। क्योंकि जब मुशर्रफ से अमेरिका नाराज हुआ तो उनके मीडिया में और उनके जो सियासी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, वो यही रट लगाते थे कि हमने मुशर्रफ को बगैर हिसाब किताब के $10 बिलियन दिए हैं, लेकिन वो समझ नहीं आती वो उसने लगाए किधर हैं और उसने हमारा काम भी नहीं किया है। हुक्मरान, चाहे वो फौजी हुक्मरान थे या फौजी भेस में वो सिविलियन हुक्मरान थे, सभी ने अपनी अपनी जेबें भरी हैं। किसी ने इस मुल्क की बेहतरी का नहीं सोचा, किसी ने इस गरीब का नहीं सोचा कि ये मुल्क चलेगा कैसे, ये मुल्क कैसे बेहतर होगा। अब जो कर्जों का जो बोझ पड़ गया है, वो कर्ज कैसे उतरेगा? जब तक वो कर्ज किसी ठिकाने नहीं लगता, तब तक ये गरीब इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसता रहेगा। एक चीज जो 10 रुपए की है वो 100 रुपए की खरीदता रहेगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, वो कब तक ये सारा कुछ खरीदता रहेगा। अब इतने कुछ टैक्सेस अदा करने के बाद, इतनी महंगाई बर्दाश्त करने के बाद रियासत इस गरीब को क्या देती है? सेहत की बात हो तो अस्पतालों में वो उस तरह का इलाज मौजूद नहीं है, उसकी अद्वियात मौजूद नहीं है सरकारी अस्पतालों की, तो वो लामहला उस गरीब को अपनी जेब से जो इलाज के पैसे अदा करना पड़ते हैं। सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की हालत ऐसी है कि वहां कोई जाने का सोच भी नहीं सकता है। इसी तरह जो पानी, बिजली, इसकी जो फराहमी है, इसके दुगने पैसे वसूल करके भी रियासत अपने शहरियों को वो सहूलियत बहाम नहीं पहुंचा सकती। तो ये भत्ता और ये जितने टैक्सेस हैं, ये फिर देने का क्या मकसद? इस मुल्क में सिर्फ सांस लेने के लिए, इस मुल्क में अपने खर्चे पे रहने के लिए, रिहाइश इख्तियार करने के लिए इतना बड़ा भत्ता अगर दिया जाता है, तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? शायद यही वजह है कि हमारे लोग इस मुल्क को आर्जी क़यामगाह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब मौका लगता है तो वो बैरून मुल्क भाग जाता है। ना सड़क है यहाँ, ना बिजली है, ना पानी है, ना सेहत है।